हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मोहम्मद इकबाल और इनके विचारों को रिवाइज करेंगे। मोहम्मद इकबाल एक रिनोट पोएट, फिलोसोफर और पॉलिटिशियन थे। इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है वन ऑफ द फोरमोस्ट थिंकर्स ऑफ द 20th सेंचुरी के रूप में, यानी कि 20th सेंचुरी के ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स माने जाते हैं। साथ ही साथ इन्हें स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इनका जन्म होता है नवंबर 9 1877 में सियालकोट में, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। 1897 में इन्होंने ऑब्टेन किया बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री फिलॉसफी, इंग्लिश लिटरेचर्स और अरेबिक में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। 1899 में इन्होंने रिसीव किया अपना मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री सेम कॉलेज से। इकबाल इन्फ्लुएंस रहते हैं टीचिंग्स ऑफ द सर थॉमस अर्नोल्ड, जो उनके फिलॉसफी के टीचर रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। इकबाल अपने करियर की शुरुआत एज ए रीडर ऑफ अरेबिक के रूप में करते हैं, जब वो मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं 1899 में ओरिएंटल कॉलेज में। बाद में ये सेलेक्ट होते हैं एज ए जूनियर प्रोफेसर्स के रूप में फिलॉसफी के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। इस पीरियड में उन्होंने कुछ उर्दू पोएट लिखी। पहला उनकी पोएम थी परिंदे की फरियाद। इसको बर्ड्स प्रेयर्स के रूप में भी जाना जाता है, ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये इनका अर्ली कंटेम्पलेशन माना जाता है एनिमल राइट्स के लिए। फिर इनका तराने हिंद आता है, जिसको एंथम ऑफ इंडिया के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है। ये पेट्रियोटिक पोएम था। ये दोनों पोएम कंपोज की गई थी, चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए तैयार की गई थी। ये म्यूनिच जाते हैं अपने डॉक्टरल रिसर्च को परस्यू करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जहां पर उनका विषय रहता है डॉक्टरल रिसर्च का द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया। ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से अपनी डॉक्टरल रिसर्च पूरी करते हैं। उसके बाद ये इंडिया आते हैं 1908 में और जुड़ जाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से, जिसकी स्थापना 1906 में होती है। और ये एक्टिव रहते हैं लीग में। साथ साथ ये क्लोज रहते हैं मोहम्मद साफी और मोहम्मद अली जिन्ना के। ये क्रिटिसाइज करते हैं मेन स्ट्रीम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसको उसको एज ए डोमिनेट मानते हैं हिंदू का। यानी वो मानते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें हिंदुओं के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। साथ साथ ये डिसअपॉइंटमेंट होते हैं लीग के कार्यों से 1920 के दशक में। वो मानते हैं कि ये इसमें फैक्शनल डिवाइड है। एक ग्रुप है जो प्रो ब्रिटिश ग्रुप है, जिसको साफी के द्वारा लीड किया जा रहा है, और दूसरा सेंट्रिस्ट ग्रुप है जो जिन्ना के द्वारा लीड किया जा रहा है। इसके अलावा ये एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं खिलाफत मूवमेंट्स में भी। और ये फाउंडिंग फादर भी रहते हैं जामिया मिस्लिया इस्लामिया के, जो इस्टेब्लिश होता है अलीगढ़ में अक्टूबर 1920 में। इन्हें ऑफर किया गया था कि ये इसके फर्स्ट वाइस चांसलर बने जामिया मिलिया इस्लामिया के, महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन इसको वो रिफ्यूज कर देते हैं। नवंबर 1926 में जब इनके फ्रेंड्स और सपोर्टर के द्वारा इनको इनकरेज किया जाता है, तो इकबाल इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस में ए सीट फ्रॉम पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली से, जो मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट रहता है लाहौर का। और यहाँ पर वो डिफीट करते हैं अपने अपोनेंट्स को बाय द मार्जिन ऑफ 3177 वोट से। इकबाल फर्मली बिलीव करते थे कि जो जिन्ना है वही केवल ऐसे लीडर हैं जो कैपेबल हैं कि मुस्लिम को, इंडियन जो मुस्लिम है उनको लीग्स के साथ जोड़कर रखेंगे और मेंटेन करेंगे पार्टी की यूनिटी को बिफोर द ब्रिटिश एंड कांग्रेस। यानी ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों के सामने पार्टी की जो यूनिटी है उसको बना के रखने में सफल रहेंगे। केवल मोहम्मद अली जिन्ना ही ऐसे लीडर हैं, ये मानना था इकबाल का। इकबाल इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट के रूप में मुस्लिम लीग के 1930 के इलाहाबाद सेशन में, जो यूनाइटेड प्रोविंस में था, और बाद में लाहौर के सेशन में 1932 में भी ये प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होते हैं। अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 29 दिसंबर 1930 में देते हैं, उसमें विजन करते हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट की, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस का होगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। वो कहते हैं आई वुड लाइक टू सी द पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान एमलगेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट। यानी इन सभी स्टेट्स को, राज्यों को मिलाकर एक सिंगल स्टेट की बात वो कर रहे थे। इकबाल को रेफर किया जाता है जब पोएट ऑफ द ईस्ट बाय एकेडमिशियन इंस्टीट्यूशंस एंड मीडिया के द्वारा। इकबाल को मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है, यानी द थिंकर ऑफ पाकिस्तान। हकीम उल उलमत भी कहा जाता है, यानी द सेज ऑफ उलमा। और पाकिस्तान गवर्नमेंट इन्हें ऑफिशियली नेशनल पोएट का दर्जा देती है।
अब इनके रिलीजियस जो आइडियाज़ रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो मोहम्मद इकबाल विज़न करते हैं, एक दृष्टि रखते हैं रिवाइवल ऑफ इस्लामिक ग्लोरी का। थ्रू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट्स और प्रैक्टिसेस, यानी इस्लामिक थॉट और प्रैक्टिसेस के द्वारा वो इस्लामिक ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते हैं। और इसके लिए वो एडवोकेट करते हैं एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट को, जिसको वो पाकिस्तान कहते हैं, और ये इस पर्पज के लिए लेबोरेटरी के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने जो रिलीजियस थॉट्स है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, उसको यूज करने के लिए। ये बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो उसकी जो जड़ें होनी चाहिए वो रिलीजियस पर आनी चाहिए, इन्हें रिलीजन बेस्ड गवर्नमेंट्स की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म होता है वो इनएडुकेट होता है रिजॉल्व करने के लिए, जो कम्युनिटीज के सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस है उसको दूर करने में इनएडुकेट रहता है, पर्याप्त नहीं रहता। इकबाल सपोर्ट करते हैं थियोक्रेटिक मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में, जहां पर पॉलिटिकल अथॉरिटी सबऑर्डिनेट रहेगी रिलीजियस अथॉरिटी की, यानी कि जो शरीयत के ला है उसके नीचे रहेगी पॉलिटिकल अथॉरिटी। उनका यूरोपियन एक्सपीरियंस जो रहा है उसके वजह से वो क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न मटेरियलिज्म और सेकुलरिज्म को, पर्टिकुलरली ये कंडेम करते हैं मैकियावेली का, जो पॉलिटिक्स को इथिक्स और स्पिरिचुअलिटी दोनों से अलग करते थे। इकबाल बल देते हैं एक कम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस बेस्ड इस्लामिक लॉ की, यानी कि शरीयत जो गवर्नेंस हो शरीयत लॉ पर आधारित होना चाहिए। वो असर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जो ट्रू पीस और जस्टिस है वो रिलीजी उसकी जड़ें हमें रिलीजियस फाउंडेशंस में ही मिल सकती है, यानी रिलीजियस फाउंडेशंस के आधार पर ही हम लोग शांति और न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इनका व्यू नेशनलिज्म को लेकर क्या रहा है उसको देख लेते हैं। तो जो इकबाल का पर्सपेक्टिव रहा है नेशनलिज्म का, वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान गुजरा है। पहले ये प्रपोनेंट थे इंडियन नेशनलिज्म के 1905 के पहले तक, लेकिन जब ये यूरोप में जाते हैं वहां पर उनका जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसकी वजह से वो पैन इस्लामिज्म की ओर मुड़ जाते हैं और इस्लामिक यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं। ये रिजेक्ट करते हैं टेरिटोरियल और रेशियल नेशनलिज्म को, और आर्गू करते हैं कि जो इस्लाम एक आर्गू करते हैं कि जब इस्लाम जो है तो इनविजन रखता है, दृष्टि रखता है यूनिवर्सल कम्युनिटी की, जो कास्ट कलर क्रीड और स्टेटस से सबसे ऊपर होगा, जो प्रमोट करेगा ग्लोबल ह्यूमन इक्वलिटी को। वो कहते हैं कि जो वो देखते हैं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको एज ए लीग ऑफ नेशंस मानना चाहिए, ना कि स्टेट बाउंड्रीज में कन्फाइड करके देखा जाना चाहिए। उनके जो अर्ली पेट्रियोटिक वर्ड्स थे, वी आर इंडियंस एंड इंडिया इज अवर होमलैंड, हिंदू है हम, हिंदू सता हमारा, वो बाद में चेंज होता है वी आर द मुस्लिम द होल वर्ल्ड इज अवर होमलैंड, यानी मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा की ओर ये चेंज हो जाते हैं। वो ये उनके डिसइल्यूजनमेंट को दिखाता है टेरिटोरियल नेशनलिज्म से। इकबाल क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन नेशनलिज्म को दो ग्राउंड्स के आधार पे। पहला तो वो मानते हैं कि जो इंडियन नेशनलिज्म है ये हिंदू मेजोरिटेरियन का डोमिनेशन है मुस्लिम पर। दूसरा ये कहते हैं कि इससे जो इस्लामिक यूनिटी है वो भी फ्रेगमेंटेड होगी, कमजोर होगी, वीकन होगी, स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिकल जो सॉलिडरिटी है मुस्लिम की ग्लोबली, ये दोनों ही कमजोर पड़ेगी इंडियन नेशनलिज्म की वजह से। इकबाल पोजीशंस रखते हैं अपना एक क्रिटिक के रूप में रहते हैं नेशनलिज्म के, और फेवर करते हैं इस्लामिक फ्रेटर्निटी और स्पिरिचुअल कॉस्मोपोलिटिज्म की बात वो करते हैं, यानी इस्लामिक एकता की बात करते हैं। अब आइए हम लोग मोहम्मद इकबाल के व्यूज ऑन पैन इस्लामिज्म को देख लेते हैं। तो मोहम्मद इकबाल स्टांच एडवोकेट माने जाते हैं पैन इस्लामिज्म को। वो कंप्रिहेंसिव और ह्यूमैनिटेरियन आइडिया प्रेजेंट करते हैं जिसका एम रहता है यूनिटी और ब्रदरहुड एमंग द मुस्लिम अक्रॉस द ग्लोब बढ़ाई जाए, जो बियॉन्ड हो जियोग्राफिकल रेशियल और नेशनल बाउंड्रीज, इन सबसे परे परे हो। ये रिजेक्ट करते हैं टेरिटोरियल नेशनलिज्म को, जो फेवर करता है यूनिवर्सल इस्लामिक आइडेंटिटी जिसकी जड़ें स्पिरिचुअल सॉलिडरिटी पर हों। इकबाल रीडिफाइन करते हैं इस्लाम को न केवल रिलीजियस फेथ के आधार पे, बल्कि ये एक वर्ल्ड व्यू रखते हैं जो मुस्लिम फ्रेटर्निटी को पर केंद्रित रहता है। ये लिबरेट कराना चाहते हैं मुस्लिम्स को उनके मटेरियलिस्टिक और जो उनके बीच डिवीजन कंस्ट्रक्ट किया गया है उससे, दोनों से स्वतंत्र कराना चाहते हैं। इकबाल एक तरफ रिटर्न होने की बात करते हैं, क्लासिकल जो रूट्स है इस्लाम की यानी उसको फॉलो करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये इम्ब्रेस करते हैं डायनामिक और प्रोग्रेसिव जो इसेंस है आइडियाज है मॉडर्न साइंस और फिलॉसफी की, यानी कि ये अटेम्प्ट करते हैं रिकंसाइल करने की इस्लामिक प्रिंसिपल्स को मॉडर्न साइंस और फिलॉसफी के साथ, यानी कि इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स है उनको मॉडर्न साइंस और फिलॉसफी के अनुसार वो ढालना चाहते हैं।
साथ ही साथ ये मानते हैं कि जो इस्लाम और रेशियल एक्सक्लूसिविज्म की विचारधारा है, ये फंडामेंटली इनकम्पैटिबल है सोसाइटी के लिए। वो कहते हैं केवल पैन इस्लामिज्म जो है ये इस्टेब्लिश कर सकता है जस्ट कोऑपरेटिव और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सोशल ऑर्डर को, जो कंड्यूसिव होगा इंटरनेशनल पीस एंड यूनिटी के लिए, यानी कि ये इंटरनेशनल पीस और यूनिटी के अनुसार सही होगा। अब यहाँ पर कुछ मोहम्मद इकबाल के इंपॉर्टेंट वर्क दिए हुए हैं, आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या ये सभी आपको हमारे पीडीएफ में मिलेंगे, तो वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। अब आइए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर लेते हैं मोहम्मद इकबाल पर। तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद इकबाल मेड अ सिग्निफिकेंट डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन। तो कहाँ पर सेपरेट मुस्लिम स्टेट की वो बात करते हैं अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में? तो इलाहाबाद सेशन में जब वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे मुस्लिम लीग के, तो वहाँ पर वो स्पीच में एक सेपरेट स्टेट का विचार रखते हैं, डिमांड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर असर्शंस और रीजन दिया है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और क्या सही रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, उसको बताना है। मोहम्मद इकबाल इज नोन एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। तो स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान कहे जाते हैं मोहम्मद इकबाल, ये सही है। बिकॉज ही इंस्पायर्ड पाकिस्तान मूवमेंट्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो पाकिस्तान का जो मूवमेंट रहा है उसको इंस्पायर करने का काम मोहम्मद इकबाल ने किया था अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में। तो ये बात भी सही है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और करेक्टली एक्सप्लेनेशन कर रहा है रीजन असर्शंस का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मॉडल ऑफ गवर्नेंस डिड मोहम्मद इकबाल एडवोकेट। तो किस तरह के गवर्नेंस का मॉडल मोहम्मद इकबाल प्रेजेंट करते हैं? तो वो थियोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करते हैं, यानी ऐसा गवर्नेंस मॉडल जो जहां पर पॉलिटिकल अथॉरिटी सबऑर्डिनेट होगी रिलीजियस अथॉरिटी के, यानी कि शरीयत कानून के नीचे रहेगी पॉलिटिकल अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रीजन फॉर इकबाल रिजेक्शन ऑफ इंडियन इस्लामिज्म। तो इंडियन इस्लामिज्म को रिजेक्ट करने के पीछे कई कारण हैं, तो इनमें से कौन सा कारण नहीं रहा है? हिंदू मेजॉरिटेरियन के रूप में देखते थे, ये बात तो सही है। प्रमोट करने की बात, प्रमोशन ऑफ कास्टिज्म को देखते थे इंडियन नेशनलिज्म, तो ऐसा नहीं देखते थे। ये मानते थे कि ये इंडियन जो नेशनलिज्म है इस्लामिक यूनिटी को कमजोर करेगा और मटेरियल जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाएगा, लेकिन ये प्रमोट नहीं करता इंडियन जो नेशनलिज्म है कास्टिज्म को। यहाँ पर बी जो है तो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेंट्रल आइडिया डज इकबाल एसोसिएटेड विथ पैन इस्लामिज्म। तो पैन इस्लामिज्म के साथ जो इकबाल एसोसिएटेड थे, तो वहां पर उनका सेंट्रल आइडिया क्या था? वहां पर सेंट्रल आइडिया था ह्यूमन यूनिटी थ्रू इस्लामिक ब्रदरहुड, यानी इस्लामिक ब्रदरहुड के थ्रू के द्वारा इस ह्यूमन यूनिटी को वो बढ़ाना चाहते थे, मुस्लिम समुदाय के लिए ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन करके रखना चाहते थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने मोहम्मद इकबाल और उनके विचारों को रिवाइज करने की कोशिश की। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से मैं जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियो हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।